चलिए 1 जून का करंट अफेयर हम लोग देख लेते हैं। आज के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है, जो प्रीलिम्स और मेंस में आ सकते हैं यूपीपीएससी, यूपीएससी, बीपीएससी, अदर स्टेट पीसी एग्जामिनेशन में। वो ये सारे हैं जिनको हम लोग देखने वाले हैं। परम अनंत सुपर कंप्यूटर, ये आईआईटी गांधीनगर में अभी इंस्टॉल किया गया, कमीशन किया गया है। ठीक, गांधीनगर में परम अनंत सुपर कंप्यूटिंग कंप्यूटर है ये, और ये फेज 2 जो नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन का फेज 2 में इस्टेब्लिश किया गया है। ये मिशन आपका मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बीच में जॉइंट एक इनिशिएटिव है, उसके जरिए चलाया जा रहा मिशन। और ये जो परम अनंत सुपर कंप्यूटर है, इसकी सुपर कंप्यूटिंग फैसिलिटी टेराफ्लॉप्स 838 की है। ठीक, और ये कूल किया जाता है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी के द्वारा। अभी तक 15 जो है नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के अंतर्गत 15 सुपर कंप्यूटर बनाए जा चुके हैं, जिनकी टोटल कैपेसिटी देखा जाए तो 24 पेटाफ्लॉप्स है। सब कुछ भारत में ही मैन्युफैक्चर इंडिजीनियसली डेवलप किया जा रहा है, इसका सॉफ्टवेयर भी। और सॉफ्टवेयर जो डेवलप किया है वो सीडेक ने किया है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट इन एडवांस्ड कंप्यूटिंग। अगला है रेड सैंडर्स। पुष्पा मूवी आप लोगों ने देखी होगी अगर, तो उसमें आप लोग ये पता होगा कि आंध्र प्रदेश में ये जो है रेड सैंडर्स ईस्टर्न घाट जो है वो कुछ एरिया में ही ये पाया जाता है, वहाँ पे स्थानिक है, यानी कि एंडेमिक है। तो अभी डीआरआई जो मैंने आप लोगों को बताया भी था कि ये एंटी स्मगलिंग में काम करता है, तो डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने भी 11 करोड़ की, ठीक, 14 आपका मेट्रिक टन की जो है ये लाल सैंडर्स अभी कैप्चर की है। और उन्होंने ऑपरेशन चलाया था, ऑपरेशन रक्त चंदन। ऑपरेशन रक्त चंदन किससे संबंधित है? लाल सैंडर्स, रेड सैंडर्स से। ठीक, आईयूसीएन की जो रेड लिस्ट है, आईयूसीएन देखो रेटिंग देता है फ्लोरा और फौना दोनों का। तो फ्लोरा जो है आपका पेड़, ये सब जो स्पीशीज होती हैं उनसे संबंधित है, फौना जो एनिमल्स होते हैं, ठीक है। तो आईयूसीएन की जो रेड लिस्ट में इसको एंडेंजर्ड यानी कि विलुप्त प्राय की सूची में रखा गया है। और साइट्स, जो कि दुनिया में एक ऐसा कन्वेंशन है जो कि एंडेंजर्ड, जो विलुप्त प्राय स्पीशीज है, उनकी ट्रेड पर जो है कुछ रेगुलेशन लगाता है वाइल्ड लाइफ, फ्लोरा एंड फौना दोनों के लिए। तो उसकी अपेंडिक्स 2 में आता है ये, ठीक है। और भारत से जो है लाल चंदन को जो है एक्सपोर्ट करना फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के अंतर्गत प्रोहिबिटेड है, प्रतिबंधित है। और इसका उपयोग जो है ज़्यादातर चाइना में किया जाता है, कॉस्मेटिक, मेडिसिनल और फर्नीचर, फूड क्राफ्ट, इन सब के लिए। थेराप्यूटिक प्रॉपर्टीज़ भी होती है, मतलब कुछ ना कुछ चिकित्सीय जो है इसमें गुण होते हैं। लाल चंदन रक्त चंदन के अंतर्गत ऑपरेशन डीआरआई ने चालू किया था, उसमें पकड़ी लकड़ी, ठीक है। स्कॉलरशिप फॉर पीएम केयर्स चिल्ड्रन, आप लोग मालूम है पीएम केयर्स जो है आपका कोविड के टाइम पे चालू किया गया था, ये एक फंड है, ठीक। और इससे जो है अभी तो कोविड और आगे आने वाली जो भी महामारी है उससे डिजास्टर मैनेजमेंट से निपटने के लिए इसका पैसा यूज़ किया जाएगा। अभी कोविड के टाइम पे कई सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके माता पिता, दोनों माता पिता या फिर कोई भी उनके अभिभावक या फिर गार्जियन जो है उनकी मृत्यु हो गई। तो ऐसे बच्चों को सहारा देने के लिए 2021 में भी एक पहल चलाई गई थी कि उन चिल्ड्रंस को स्कॉलरशिप यानी कि छात्रवृत्ति दी जाएगी, ठीक। तो अभी 2022 में भी चलाई जा रही है। और ये स्कीम के अंतर्गत क्या है कि 20,000 रुपये दिए जाएंगे, ठीक है, प्रति साल, जिसमें से 1,000 रुपये हर महीने यानी कि 12,000 हो गया, और 8,000 रुपये पूरे स्कूल की फीस होगी, ठीक। और इसमें किताबें, वर्दी, सब कुछ इसमें इन लोग को मिलेगा, ठीक है। और सेंट्रल सेक्टर यानी कि पूरी तरीके से केंद्रीय जो है वित्तीय सहायता इसमें मिलेगी 100%, ठीक। सेंट्रल सेक्टर है, स्पॉन्सर्ड होती तो कुछ स्टेट का भी कंट्रीब्यूशन होता। अब इस इनिशिएटिव को जो है कार्यान्वित कौन कर रहा है? डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, यानी कि आपका सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत हो रहा है, ठीक है। और ये जो है एक कक्षा 1 से लेके 12वीं कक्षा तक के बच्चों को प्रति माह ये डीबीटी यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर उनके अकाउंट में सीधे पैसा जाएगा, ठीक। तो इधर उधर किसी को नहीं दिया जाएगा, पता नहीं दे ना दे इस चक्कर में। ये है अगला टॉपिक है जनरेशन नेक्स्ट डेमोक्रेसी नेटवर्क। अब देखो, इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन जो है, ये दुनिया में भारत के कल्चर का, मतलब भारत के और दूसरे कंट्रीज के साथ में कल्चर रिलेशंस को मजबूत करता है, भारत की सॉफ्ट पावर को मजबूत कराता है, ठीक। भारत में कैसे जो है क्या विरासत रही है, क्या संस्कृति रही है, क्या जो है डेमोक्रेसी हमारी किस तरीके से काम करती है, तो उसके बारे में कल्चर रिलेशन के थ्रू बढ़ावा देता है। तो इसमें होता क्या है जनरेशन नेक्स्ट डेमोक्रेसी नेटवर्क के अंतर्गत, कि दुनिया से लोग आते हैं और भारत के कल्चर, हेरिटेज और डेमोक्रेसी कैसे वर्क करती है उसके बारे में जानते हैं। दुनिया के डेमोक्रेटिक कंट्री से यूथ आते हैं, डेमोक्रेटिक कंट्री से, कोई तानाशाही वाली कंट्री से नहीं आते हैं। जैसे कि अभी 27 डेलीगेट आए थे 6 कंट्री से, घाना, बांग्लादेश, पेरू, नेपाल, ब्रुनई और
नॉर्वे से, और उनसे पूछा गया कि अनुभव कैसा रहा। ये इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशन जो है एक स्वायत्त संगठन है और न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। 1950 में इसको जो है स्थापित किया गया था, जो हमारे देश के पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा। ठीक, तो ये सारी चीज़ें कुछ इंपॉर्टेंट हैं। ठीक, सॉफ्ट पावर को ये भारत की बढ़ाता है। अगला देखिए, अब देखिए, अब इंडिया में उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा शुगर का उत्पादक नहीं रह गया है। ठीक है, ये लेटेस्ट है, यूपी स्पेशल में आप इसको देख सकते हैं। अब महाराष्ट्र जो है 5 साल के गैप के बाद उत्तर प्रदेश को पछाड़ते हुए इंडिया का टॉप शुगर प्रोड्यूसर स्टेट बन गया है। 138 लाख टन इसने जो है प्रोडक्शन किया है। इसके 3 कारण बताए जा रहे हैं। एक तो 2019 के बाद सबसे अच्छा बारिश मानसून इनको मिल गया। दूसरा जो है हाइयर यील्ड हुई क्योंकि एक्स्ट्रा केयर करी इन लोग की क्रॉप की। और तीसरा ये है कि अनरजिस्टर्ड केन क्रॉप कल्टीवेशन, जैसे क्या होता है कि जो भी ज़मीनें जिन पे शुगर केन को उगाया जाता है, तो वो सब जो है मिलों के द्वारा उसकी सोसाइटी बनती है, उसमें सट्टा बनता है। ठीक है ना, एक तरीके से कोटा बनता है। तो उसमें से ही, वहाँ से ही जो है गन्ना जो है पर्ची मिलती है, तो उससे गन्ना उठाया जाता है मिलों के द्वारा। लेकिन कई सारे ऐसी अनरजिस्टर्ड एरियाज हैं, ठीक, जो इन सोसाइटी में नहीं रजिस्टर्ड थी, वो बहुत ज़्यादा मात्रा में वहाँ पे भी केन का कल्टीवेशन हुआ, तो उसकी वजह से भी ये केन का शुगर का प्रोडक्शन जो है बहुत ज़्यादा हो गया। 3 कारण, मानसून, एक्स्ट्रा केयर और अनरजिस्टर्ड एरिया में केन का कल्टीवेशन। महाराष्ट्र अब जो है यूपी को पछाड़ते हुए भारत में सबसे बड़ा शुगर का प्रोड्यूसर बन गया है। अगला टॉपिक है कार्डिनल कैथोलिक चर्च। अब जैसे आप लोग पता है कि पोप, जैसे पोप फ्रांसिस हैं इस समय वेटिकन सिटी में, तो ये कैथोलिक चर्च जो होते हैं, चर्च देखिए क्रिश्चियंस में 2 तरीके के होते हैं, एक होते हैं कैथोलिक वाले और दूसरे होते हैं प्रोटेस्टेंट। प्रोटेस्टेंट थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होते हैं, कैथोलिक बिल्कुल जो है ऑर्थोडॉक्स। तो पोप होते हैं, पोप के अंतर्गत अंदर, ठीक है ना, हायरार्की में अगर आप देखोगे तो जो है कई सारे और कार्डिनल्स होते हैं। ठीक, तो दुनिया में जो है रहते हैं, अपना क्रिश्चियनिटी को बढ़ाते हैं। तो 21 ऐसे नए कार्डिनल्स बनाए जा रहे हैं, जिसमें से 2 भारत में होंगे, एक गोवा से है और दूसरे हैदराबाद से है। ठीक, ये पीडीएफ में दिया हुआ है। और जो है ये अभी 29 और 30 अगस्त को इनको कार्डिनल बनाया जाएगा। और ये कार्डिनल जो है एक तरीके से सीनियर मेंबर होते हैं क्लर्जी कैथोलिक चर्च के, पोप के नीचे होते हैं ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में। और ये सब लोग मिलकर 21+1 पोप, तो 22 लोग मिलकर ये कॉलेज ऑफ कार्डिनल्स मतलब पूरा बनता है। और जो है अपॉइंट होते हैं ये पूरी लाइफ के लिए। ठीक, ऐसा नहीं कि 1-2 साल के लिए है, पूरी लाइफ के लिए बनाए जाते हैं। अभी भारतीय जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वेंकैया नायडू जी, ये गैबॉन, सेनेगल, ठीक, अफ्रीकन कंट्रीज है, और कतर जो वेस्ट एशियन कंट्री है उसके दौरे पे है। पहली बार ऐसा विजिट हो रहा है तीनों कंट्रीज पर हमारे देश के वाइस प्रेसिडेंट का। गैबॉन जो है ये एक वेस्ट अफ्रीकन कंट्री है। कॉन्गो, कैमरून, आपका इक्वेटोरियल गिनिया, और ये इक्वेटर जो विषुवत रेखा है उससे गुजरता, मतलब विषुवत रेखा यहाँ से गुजरती है। और इसकी कैपिटल लिब्रविले है। ठीक, साउथ अटलांटिक ओशन यहाँ पे देखिए आपको दिख सकता है। और कतर के साथ में 50 साल हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशन हो गए हैं, उसके लिए गए हुए हैं। और वहीं सेनेगल के बारे में देखें तो ये भी एक वेस्ट अफ्रीकन कंट्री है। मॉरिटेनिया, माली, गिनिया और गिनिया बिसाऊ से जो है ये आपका सराउंडेड है। और डाकार जो है, डाकर इसकी जो है सेनेगल की कैपिटल है। अगला टॉपिक है कोल। देखिए भारत में जो ऊर्जा का उत्पादन होता है वो करीबन 50% कोयले के द्वारा किया जाता है, थर्मल पावर प्लांट के द्वारा किया जाता है। और अभी वित्त मंत्री जो हमारी हैं उन्होंने बताया कि जो ट्रांजिशन है कोयले से हम लोग जो है ग्रीन एनर्जी की तरफ जो जाने वाले हैं, ठीक, ट्रांजिशन करना चाह रहे हैं, उसमें ये यूक्रेन रशिया वॉर जो है काफ़ी इसको हैम्पर करने वाला है। ठीक है, और कोल की कंजम्पशन देखा जाए तो जो टोटल भारत में कार्बन उत्सर्जन होता है, 2 चीज़ें देखिए यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। जो टोटल कार्बन उत्सर्जन होता है भारत में, उसमें 50% यानी 49% के आसपास जो है कार्बन उत्सर्जन कोल के कंजम्पशन से जो हम पावर बनाते हैं भारत में उसके थ्रू होता है। ठीक, तो कोयला जो है काफ़ी ज़्यादा ग्रीन ये ग्लोबल वार्मिंग को फैला रहा है भारत की तरफ से अगर देखा जाए, क्लाइमेट चेंज को इफेक्ट कर रहा है। कार्बन को उत्सर्जन 50% तो खाली कोयले के कंजम्पशन से है। वहीं भारत में जो कोल बेस्ड पावर का जनरेशन भी जो होता है वो भी 51.5% कोयले के थ्रू ही पावर बनाई जाती है। तो ये थोड़ा सा ये है कि कोयले के ऊपर डिपेंडेंस अगर हमारी बनी रहेगी तो क्लाइमेट चेंज से निपटना और ट्रांजिशन करना ग्रीन एनर्जी की तरफ ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। ठीक, और ये बोला जा रहा है ट्रांजिशन फ्यूल क्या होगा,
कोयले से नेचुरल गैस की तरफ हम लोग जो जाएंगे, फिर सोलर और बाकी चीज़ों पे, तो ये ट्रांजिशन फ्यूल हमारा नेचुरल गैस बोला जा रहा है, ठीक। और कोयला जो है हमें इस बार इंपोर्ट करना पड़ रहा है 2015 के बाद से, क्योंकि ये वॉर की वजह से काफ़ी सप्लाई चेन जो है बिगड़ गई हैं, और हमारे यहाँ इतना ज़्यादा कोविड की वजह से जो है कोयला खदान से वो भी माइन भी नहीं किया जा पाया था, तो इसलिए, ठीक है। और जैसा अप्रैल में हुआ था पावर आउटेज, वैसा ना हो इसके लिए इंपोर्ट हमें करना पड़ रहा है। अगला टॉपिक है, हम लोगों ने पढ़ा भी था कि यूक्रेन वॉर की वजह से कई लोग जो है वहाँ यूक्रेन में जाते हैं डॉक्टरी पढ़ने के लिए, तो वो लोग अब बीच में ही यहाँ पे आ रहे हैं। तो अब यहाँ पर कुछ रूल्स होते हैं जो कि नेशनल मेडिकल कमीशन लगाता है, रूल्स एंड रेगुलेशन, जिसमें ये होता है कि अगर आप फॉरेन में पढ़ने गए किसी यूनिवर्सिटी में तो वहीं पढ़ेंगे 4.5 साल, ठीक। और साथ ही साथ वहीं 1 साल की 4.5 साल प्लस 1 साल की वहाँ पे आपको इंटर्नशिप करनी पड़ेगी। और जब आप वापस आओगे भारत में, तो भारत में आपको नेशनल मेडिकल कमीशन के साथ में रजिस्टर करना पड़ेगा, और फिर 1 साल जो है आपको यहाँ पे काम करना पड़ेगा, फिर आपको जो है डॉक्टरी। तो ये सब रेगुलेशंस हैं। तो इसके खिलाफ कई लोग याचिका लेके पहुंच गए थे जो कि यूक्रेन से वापस भाग के आए वॉर की वजह से। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो रेगुलेशंस हैं नेशनल मेडिकल कमीशन के, वो बिल्कुल ठीक हैं, इसमें कोई भी खराबी नहीं है, उनको पूरा अधिकार है, ठीक है। और इंटर्नशिप इसी तरीके से चलेंगे जैसा कि नेशनल मेडिकल कमीशन अपने रेगुलेशंस में बताता है। अगला टॉपिक है बैंक प्राइवेटाइजेशन, ठीक, बैंक का निजीकरण। तो अभी देखो क्या है कि बैंक का निजीकरण करने के लिए बजट 2021-22 में, इस साल से पिछले वाले में बोला गया था कि एक आईडीबीआई बैंक और 2 बैंकों का, और यानी कि टोटल 3 बैंक्स का, जो मतलब पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, उनका हम निजीकरण करेंगे, यानी कि सरकार जो अपना स्टेक्स है वो 51% से नीचे ले आएगी। तो स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, रणनीतिक विनिवेश करने वाले हैं। लेकिन अभी ठंडे बस्ते में चला गया है, चूँकि कोविड आ गया, और जो है इस साल के बजट में कोई इसकी बात भी नहीं करी गई। नीति आयोग ने भी सजेस्ट किया है, ठीक है ना, एक आईडीबीआई बैंक हो गया, दूसरा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, और तीसरा इंडियन ओवरसीज बैंक। इनको बोला गया है कि भैया प्राइवेटाइज कर दो, क्योंकि बहुत अच्छा जो है नहीं काम कर पा रहे हैं, तो थोड़ा सा प्राइवेटाइजेशन होगा तो प्रोफेशनलिज्म आएगा और थोड़ा सा प्रॉफिट की तरफ भी जाएंगे ये, ठीक है। खाली तो सैलरी नहीं दे सकते ना, इनएफिशिएंट हैं और सैलरी देते रहे, तो ये सारी चीज़ें। अब ये होता कैसे, निजीकरण करने के लिए पहले क्या है कि एक कोर ग्रुप होता है सेक्रेटरीज का, सचिव का, ऑन डिसइन्वेस्टमेंट, विनिवेश पर एक कोर ग्रुप है सेक्रेटरीज का, जिसको कि हेड करते हैं कैबिनेट सेक्रेटरी। कैबिनेट सेक्रेटरी आईएएस वाईएएस में भी सबसे ऊपर की रैंक होती है, तो वो इसको हेड करते हैं। फिर वो जो है ऑल्टरनेट मैकेनिज्म के पास प्रपोजल भेजते हैं कि भाई साहब हाँ होना चाहिए, प्राइवेटाइजेशन कितने तक होना चाहिए, क्या करना चाहिए, ठीक। जिसमें कि वित्तीय मंत्री और रोड मिनिस्टर जो हैं आपके नितिन गडकरी, दोनों लोग होते हैं। फिर कैबिनेट के पास भेजा जाता है, फिर कैबिनेट का अगर हाँ बोलता है तो फिर स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट या फिर विनिवेश कर दिया जाता है, प्राइवेटाइजेशन किया जाता है, ठीक। तो इन बैंकों में जो सरकार है वो करीबन कम से कम 26% तो स्टेक रखेगी, ऐसा नहीं कि पूरा 100% बेच देगी। तो आज का सेशन यहीं पे ख़त्म करते हैं। ये चैनल हमारा, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए। यूपीपीसीएस के लिए लगातार हम लोग वहाँ पर रिवीजन कराएंगे, और पेड ग्रुप की जानकारी के लिए 2023 की जानकारी के लिए अगर आप लोग बात करनी है तो 9650347272 पे आप लोग हमसे बात कर सकते हैं। टेलीग्राम पे मैसेज कर लीजिएगा, या व्हाट्सएप पे, या फिर कॉल कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है। वंदे वंदे मातरम।